हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को जानते हुए काफ़ी सारे लोग ना भी जानते हो, तो एक छोटा सा बस इंट्रोडक्शन अपने बारे में। सो आई एम तुषार, आई एम योर एजुकेटर फॉर मैथमेटिक्स एंड जीएस। और बात करें अगर मेरे क्वालिफिकेशंस की, तो मैंने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल क्रैक किया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी ईएलपी ये भी क्रैक किया है, डी ट्रिपल एसबी के 2-3 एग्जाम्स क्रैक किए, लाइक वो जूनियर क्लर्क था, डीटीसी में बहुत सारे पोस्ट है ना, 13/20, एक वो एसआई इंस्पेक्टर वाला, तो ये सभी एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं प्रीवियसली। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी इंट्रो क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। लोग पूछते हैं आपने क्या क्यों उखाड़ा है, तो उस तरीके से ये मेरा इंट्रोडक्शन छोटा सा। तो आपको पता है थोड़े दिन पहले एनटीपीसी का रिजल्ट आया, मैंने वो आपके साथ शेयर किया था। तो उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे बोले कि सर आप अपनी ना थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी वीडियो या कुछ गाइडेंस हमें प्रोवाइड कीजिए। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बोलूँगा। अक्रॉस द यूट्यूब आपको हज़ारों स्ट्रेटेजी वीडियोज़ मिलेंगी। लोगों ने बाकायदा 1-1 घंटे की वीडियोज़ बनाई हैं, बोर्ड पे समझाया लिख-लिख के कि आप ये पढ़ो, ये करो, इतने घंटे पढ़ो, ये कर लो, इतने मॉक दे लो। बट बिलीव मी, आप उसको फॉलो करके देखिए, मैक्सिमम बच्चों का उस तरीके से तो नहीं निकलता। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सच्चाई है। अगर आप किसी स्ट्रेटेजी वीडियो को देख के आप सोच रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। हो सकता है किसी का निकल भी जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं निकलता। उसकी वजह ये है कि बच्चा ना दूसरे की बातों को फॉलो कर रहा है। उसका मन क्या कहता है, उसका मन किस हिसाब से रेडी है पढ़ने के लिए, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये इसका पहला रीज़न है। तो अगर आप मेरे से पूछें, जो मैं कोई बच्चा अगर मेरे से पर्सनली इंटरेक्ट करता है तो मैं ये बात बताता हूँ, या आप ऑनलाइन मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो एक ही स्ट्रैटेजी है, केवल पढ़ना। आप पढ़िए, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, उसके हिसाब से आप पढ़िए और केवल पढ़ते रहिए। आपका डेफ़िनिटली वो एग्ज़ाम क्रैक होगा ही होगा। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ना, मैं इसमें आपको केवल गाइड करूँगा, क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी तो आप देखने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। 100 ये वीडियो मैंने आपको बता दी है। बट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना चाहिए। वाक़ई में आपको नीड है भी कि नहीं किसी स्ट्रैटेजी वीडियो की, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है? सो एंड तक थोड़ा-सा बने रहिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सो दैट आपको मैं प्रॉपर चीज़ें जो जिस तरीके से मैं करता हूँ, वो मैं आपको बता पाऊँ। सो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपका रेलवेज़ का एग्ज़ाम है, आप सीजीएल दीजिए, सीएचएसएल दीजिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। सबसे जो पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है, वो होता है उस एग्ज़ाम का ओवरव्यू क्या है। एग्ज़ाम ओवरव्यू से मेरा मतलब है कि प्रोसेस क्या होता है भाई। भाई टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, टायर 2 में कितने पेपर होंगे, क्या सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली। जैसे सीएचएसएल का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक ही टायर है, उसका डिस्क्रिप्टिव होता है। सीजीएल में 2 टायर हो गए, इस बार तो पैटर्न ही चेंज हो गया, आपको पता होगा पूरा, है ना? या रेलवेज़ की बात करें, तो 2 टायर होते हैं बट इंग्लिश नहीं आती है। तो ये क्या होता है कि एग्ज़ाम ओवरव्यू, यानी एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, कितने लेवल्स में वो एग्ज़ाम होना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। उसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ क्या हुई, एग्ज़ाम ओवरव्यू में क्या हुआ, पहला हमारा पैटर्न। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा सिलेबस क्या है। जैसे कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए इंग्लिश है, मैथ्स है या जीएस है, उसमें सब्जेक्ट्स में आपका सिलेबस क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर अलजेब्रा की बात करूँ, ठीक है, जो सीजीएल में आता है, वहाँ पे देखिए आप अलजेब्रा की डेप्थ तक क्वेश्चंस पूछ जाते हैं ना, काफ़ी डीप में क्वेश्चन आते हैं। बट वहीं अगर आप रेलवेज़ के एग्ज़ाम की बात करें, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड सवाल आते हैं। तो जो सिलेबस की डेप्थ है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, या कितना डेप्थ में उस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए अपने एग्ज़ाम के बारे में। दूसरी चीज़ हो गई, पहला मैंने कहा था ओवरव्यू में पैटर्न, दूसरा हो गया सिलेबस। तीसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। आप बोलेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे? देखिए, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पेपर की बात कर रहा हूँ, ना कि ओवरऑल दिन का आपका शेड्यूल। तो देखिए, पेपर में टाइम मैनेजमेंट आपको बताऊँ कैसे होता है। जैसे कि अगर आप सीजीएल का पेपर देंगे, 60 मिनट में 100 सवाल करने होते हैं, वहाँ पे आपको उस तरीके से टाइम मैनेज करना है। रेलवेज़ की बात करें, 100 सवाल 90 मिनट में करने होते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से टाइम मैनेज होगा। मेंस में बात करें, मैथ्स के जो पहले होता था, पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो खैर 30-30 कर दिए। मैथ और रीजनिंग के और 1 घंटा मिलेगा, 60 सवाल 1 घंटे में करने हैं, ठीक है? तो अलग-अलग जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें अलग-अलग तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाता है अपने पेपर का, ठीक है? ये हो गई तीसरी बात। अब देखिए, इसमें एक और बात होती है सिटिंग की। सिटिंग बोले तो क्या, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आपको जैसे 1 घंटे की बैठने की आदत है, सीजीएल में से टायर 1 होता है, 1 घंटा आप बैठते हैं, मॉक लगाते हैं, आपको 1 घंटे की आदत है। बट वहीं आप देख करके देखिएगा, अगर आपने कहीं मेंस का मॉक नहीं दिया, तो आप मेंस का मॉक देके देखिएगा, आपको 1 घंटे बाद आपसे सॉल्व नहीं होगा मॉक। आप कहेंगे अब तो उठो, इसे बंद करो। तो ये जो चीज़ है कि लगातार पेपर के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना अपने आप का, वो बहुत ज़रूरी है कि भाई पेपर में अगर मुझे 2 घंटे बैठना है, तो मैं 2 घंटे लगातार बैठ के पेपर सॉल्व कर सकूँ। ये जो ओरिएंटेशन है माइंड का, ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैंने आपसे एग्ज़ाम ओवरव्यू में 3 बातें करी। पहला, भाई उसका पैटर्न क्या है, लाइक कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या सिलेबस है, ये सब बातें करी। फिर
दूसरा वही सिलेबस हो गया, कितने डेप्थ से सवाल आते हैं, ये बात हो गई। तीसरा हो गया टाइम मैनेजमेंट उस एग्ज़ाम के हिसाब से। ये पहली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले, ठीक है? यानी जब आप नोटिफ़िकेशन पढ़ते हैं तभी आपको पढ़ लेना है ये सब, ठीक है? जो दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होता है भैया हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, ठीक है? मैंने मैथ्स लिया 12th में, तो मेरा जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, यानी जो मेरी लॉजिकल रीज़निंग की एबिलिटी है, पहले से ठीक-ठाक है। और मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, बट मैं स्टार्टिंग से ही ठीक-ठाक पढ़ने में रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब मेरे को जो लॉजिकल एबिलिटीज़ है मेरी में, एप्टीट्यूड की एबिलिटीज़ है, वो ठीक-ठाक है पहले से। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं होंगी, आपका कोई और सब्जेक्ट इम्प्रूव्ड होगा। जैसे कुछ कई बच्चों का इंग्लिश इम्प्रूव्ड होता है बहुत ज़्यादा, कई बच्चों की जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी का सब कुछ वीक हो, कि हर किसी का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रहता है। कई बच्चों की रीज़निंग बहुत तगड़ी होती है, मैथ्स नहीं आती बट रीज़निंग बहुत ताबड़तोड़ करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स क्या हैं, सब्जेक्ट्स के मैटर मामले में, ठीक है? भाई आपकी रीज़निंग अच्छी है, मैथ अच्छी है, जीएस अच्छी है, कुछ तो अच्छा होगा, ऐसा हो नहीं हो सकता कि आपको कुछ भी अच्छा ना हो, ठीक है? तो आपको स्ट्रॉन्ग चल गया, वीक चल गया बता। तो आपको करना क्या है, स्ट्रॉन्ग पे इस तरीके से टाइम देना है कि आप बैलेंस रखें, और वीक वाले को इस तरह से टाइम देना है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो आपके स्ट्रॉन्ग की टक्कर में आ जाए, ठीक है? इसके अलावा देखिए कुछ टॉपिक्स होते हैं जो वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जैसे कि मैथ्स की बात करें, कुछ बच्चों का अरिथमेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ बच्चों का एडवांस स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि भाई सवाल में दोनों अगर आएँगे तो मैं दोनों कर पाऊँ, ठीक है? ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या, देखिए, अब तक क्या होता था सीजीएल में बताते हैं काफ़ी, मतलब मेरे को भी ऐसा लगता था कि बायस्ड होता था सीजीएल, क्योंकि उसमें मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे, 200 नंबर अकेला वो कवर करता था। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन वो अकेला, मतलब इस तरीके से बहुत सारा मैथ और इंग्लिश वेटेज रखते थे मेंस में, और जीएस रीजनिंग नहीं रखते थे। तो ये मुझे भी लगता था कि थोड़ा-सा बायस है उन बच्चों के साथ जिनकी जीएस अच्छी है, जिनकी रीजनिंग अच्छी है। तो बट अभी तो फेयर कर दिया काफ़ी हद तक। बट पहले अगर आप बात करें कि अगर आपकी केवल 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है तो आप सिलेक्शन ले सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। रेलवे से तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवेज़ में क्या होता है, जीएस, रीजनिंग, मैथ तीनों आते हैं, और जीएस का वेटेज भी ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको क्या करना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच बनानी होती है अपने सब्जेक्ट्स को लेके, अपने सिलेबस को लेके, कि भाई मैं सब कुछ इक्वली कर लूँ। ऐसा ना हो कि एक मुझे आता हो बाकी ना आते होंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब करंट सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा जो वो होता है ना हमारा सिलेबस, उसको इक्वली बैलेंस करते हुए पढ़ना होगा, ठीक है? जिससे कि 2 सवाल अगर यहाँ मैथ्स में नहीं आते होंगे तो 2 सवाल मेरे को जीएस में तो आते होंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, ये आपको हमेशा पता होने चाहिए अपने। और देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कितने घंटे पढ़ें यार? देखो, आप हो सकता है स्टार्टिंग में मैं बोल दूँ 8 घंटे पढ़ लो, 1 हफ्ते 8 घंटे पढ़ लोगे, उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे। महीने भर नहीं पढ़ोगे फिर आप, ये हो जाएगा। तो आपको जितना अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए, आप कोई एक बुक उठाइए, जीएस की उठा लीजिए, मैथ्स पढ़िए, जितनी देर आपका मन के 1 घंटा पढ़ लिया ठीक है। पहले कुछ दिन आप ऐसे ही पढ़िए, जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़िए। उसके बाद धीरे-धीरे खुद को पुश करिए कि यार मैंने लास्ट वीक 1 घंटा पढ़ा था, अब मैं डेढ़ या 2 घंटे पढ़ूँगा। ये जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको मैं लास्ट वीक 1 घंटा ही पढ़ता था, अब मैं 2 घंटे दूँगा उसको, ठीक है? ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। और यकीन मानिए 4 घंटे भी अगर रोज़ आप निकाल पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, 4 घंटे कोर नहीं, रिवीजन भी इसमें इंक्लूडेड है, मैं बताऊँगा आपको। तो आप ईज़िली कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर जाएँगे। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है? नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपसे बात की थी कि स्ट्रॉन्ग वीक हो गया, हाँ। सिलेबस कवर मैंने आपको बताया कि कवर करना पड़ेगा विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, जो भी आपका टाइम पीरियड है उसमें आपको सिलेबस तो देखिए कवर करना पड़ेगा। चाहे फिर ज़्यादा पढ़ें, चाहे कम पढ़ें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगा जो आपने पहले कभी कहीं पढ़ा हुआ है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए मैं मैथ का बच्चा हूँ, तो मेरे लिए जो मैथ्स का कवर करना ऐसा है कि मैं 10 दिन में पूरी मैथ रिवीजन कर डालूँ, है ना? ये इस तरीके से बातें मेरे लिए, ठीक है? तो ऐसे ही किसी का जीएस पढ़ा हुआ है तो वो 10 दिन में जीएस पढ़ सकता है पूरी की पूरी, या किसी का कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, ठीक है? तो यहाँ तक हमने बात कर ली, पैटर्न की बात कर ली, पूरा सिलेबस की बात कर ली, टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको ध्यान में रखना है वो मैंने बात करी, कि जो भी आप पेपर देते हैं उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेज करें। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रैक्टिस एंड मॉक्स। आपने सिलेबस कवर कर लिया ठीक है, लेकिन आपको अब जाँचेंगे कैसे खुद को कि मैंने क्या मतलब पढ़ा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या नहीं पढ़ा। तो देखिए इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ताबड़तोड़ वो भी, और मॉक्स। मेरे हिसाब से देखिए सिलेबस कवर करना हार्डली 2 से 3 महीने का काम होता है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी। भाई उसका सिलेबस लंबा है तो उसमें सिलेबस में ही सारा टाइम निकल जाता है। बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ आरआरबी, एनटीपीसी, या ये जो अभी आपके वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ। 3 से 4 महीने आप पढ़ सकते हैं, मतलब पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बाकी के जो 2 महीने बचते हैं, अगर आप 6 महीने का टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो उसमें आप प्रैक्टिस एंड मॉक्स कीजिए, जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना ज़्यादा दीजिए मॉक्स। अब देखिए काफ़ी सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये वाली बात।
आपके पास मैक्सिमम बच्चों का टेक्स्ट बुक का एक वो होगा पास टाइप, है ना। और मैं पहले ही बता दूँ, कोई ये प्रमोशन नहीं है। तो काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं हमने उसका नाम लिया प्रमोशन करोगे। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, या टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, किसी और का होगा, कोई भी मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का पास होगा जिसमें आपको बहुत सारे बॉक्स मिलेंगे। पता है बच्चे क्या करते हैं, जब पूरा ही सिलेबस कवर हो जाता है ना, तब वो मॉक्स देना शुरू करते हैं। और आप हमेशा देखेंगे और आप खुद बताएंगे कमेंट में लिख के ये बात मेरे को, कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मॉक्स नहीं देंगे, आप सोचेंगे भाई पूरा सिलेबस पढ़ लो फिर मॉक्स दूंगा, और पेपर तक मैं मॉक्स दे लूँगा, सारे खत्म कर लूँगा। और जब तक पेपर होता है आपका, कभी भी पेपर पड़ जाए वो, आपके हमेशा आधे मॉक बच जाते हैं, या फिर थोड़े से मॉक बच ही जाते हैं, आप पूरे मॉक्स दे ही नहीं पाते। ऐसा होता है कि नहीं, तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में को लिख के। तो देखिए, यही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मॉक्स स्टार्टिंग से दीजिए, थोड़ा सा आपने पढ़ लिया ना, मॉक्स देना शुरू कर दिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ, जो जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये मॉक्स में भी आता है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी आता है, ये हर जगह है। तो उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपको, और मन लगेगा पढ़ने में कि नहीं यार और पढ़ लेता हूँ, ये तो आ रहा है पेपर में, ठीक है। ये चीज़ है। और इससे इन द एंड क्या होगा कि पेपर तक आपके कोई मॉक्स भी नहीं बचेंगे, और ये अच्छा ही है। अगर आप पेपर से पहले ही सारे मॉक्स दे डालें, फिर उनका रिवीजन करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, इसमें कोई घाटा नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे मॉक्स इस तरीके से पैसे बचा रहे हैं, तो भैया कहाँ ले जाओगे बचा के, वो वेस्ट ही हो जाते हैं बाद में, पेपर तो गया, तो क्या करोगे मॉक्स का। तो सारे मॉक्स दे डालो, सेक्शनल, चैप्टर वाइज, फुल मॉक, प्रीवियस ईयर के मॉक सब दे दो, बिल्कुल दे दो। नहीं आता कोई बात नहीं, सबमिट कर दो, देखो क्या आपने पढ़ा उसमें है कि नहीं है, ठीक है। मतलब कि 2 मॉक्स स्टार्टिंग से ही दे दो, या 15-20 दिन बाद पढ़ने की मॉक्स देना शुरू कर देना चाहिए, और देखो कितने नंबर बन रहे हैं। अब देखिए, लास्ट बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इवैल्यूएशन। देखिए क्या होता है, इवैल्यूएशन एंड इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का। आपने मॉक्स दिए, आप लेकिन इवैल्यूएशन नहीं किया, मान लो मॉक्स से 100 नंबर आए, आपने देखा नहीं भाई नंबर कहाँ कटे, क्या नहीं आता था, तो भाई फिर फ़ायदा नहीं है मॉक देने का, फिर तो मॉक ना ही दो, तो वो एक ही बात है। तो मॉक देने के बाद आपको ये देखना होता है कि मेरे नंबर कहाँ कटे, कहाँ मैंने टाइम ज़्यादा लिया। जैसे काफ़ी सारे बच्चों की शिकायत होती है, मैं रीजनिंग 20 मिनट ले रहा हूँ। भाई क्यों ले रहे हो 20 मिनट? 25 सवाल करने 12 से 15 मिनट में हो जाने चाहिए, मैक्सिमम टाइम है ये। अगर हार्ड रीजनिंग है तो 15 मिनट मान लो, ईजी रीजनिंग है 12 या 11 मिनट में रीजनिंग खत्म होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है जो हर बच्चे के लिए होना ही चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा ले रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि भाई मैं क्यों ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। क्या रीजनिंग का वो क्वेश्चन था जिसमें मैंने 2 मिनट लगा दिए, 1 मिनट लगा दिया। ऐसी मैथ की बात करूँ, आपको इस तरीके से अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है प्रीलिम्स के लिए। मैं सीजीएल की भी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, या कोई और भी एग्जाम उसके लिए बात कर रहा हूँ, कि अगर जितने सवाल मैथ के आते हैं, जैसे 25 सवाल आ रहे हैं, तो 25 से 30 मिनट आपको मैथ के बचाने हैं। आरआरबी में 35 या 30 सवाल आते हैं, तो 35 से 30 मिनट आपको बचा लेने हैं अलग से केवल मैथ के लिए। यानी बाकी पेपर आपको बचे हुए 35 मिनट में करना होता है, अगर 1 घंटे की बात करूँ पेपर है। तो भाई अगर आप 12 से 15 मिनट में रीजनिंग करेंगे, इतना ही टाइम आप इंग्लिश को दे दीजिए, तो और इतने ही आप मान लीजिए 10 मिनट करीब करीब आपके किसके, जीएस के, तो आप देखेंगे 35 मिनट आप आराम से पूरी 3 सेक्शन कवर कर देंगे, और बाकी आपके 25 मिनट में आप इजीली अपना मैथ कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक सा टाइम मैनेजमेंट जो आपसे मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, कि 1 घंटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, या जो मेरे को 2 घंटे अगर सीटिंग लगानी है तो 2 घंटे की सीटिंग में कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ये इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। बाकी टाइम मैनेजमेंट में मैं आपके लिए अलग से भी एक वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर, जिसमें मैं डिटेल में आपको समझाऊँगा, और आप देखेंगे आपको बड़ा सूदिंग लगेगा कि यार ये तो बहुत ईज़िली पेपर पूरा सॉल्व कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है, उसकी मदद से। एनीवेज़ लास्ट एक चीज़ इंट्रोस्पेक्शन मेरे को आपसे बात करनी थी। तो देखिए, इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही पाथ पे रखता है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जैसे कि मान लीजिए आपने 4 घंटे पढ़े, बट 4 घंटे आपने मूवी देखने में लगा दिए, तो ये गलत चीज़ है। आप 6 घंटे पढ़ते और 2 घंटे अपना सोते या रेस्ट कर लेते, और 2 घंटे किसी और चीज़ में लगाते, थोड़ा अच्छा लगता। बट अगर आप 4 घंटे पढ़ के 4 घंटे खेलने हैं, 4 घंटे आप मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, इस तरीके से नहीं निकलेगा। अगर आपके पास वाक़ई में फ्री टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, तब उसको यूटिलाइज़ कीजिए ना, मॉक्स दीजिए, रिवीजन कीजिए, थोड़ा-सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कीजिए, जिससे आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, फ़ील होगा। थकेंगे, सोएँगे जल्दी, जल्दी उठेंगे, अच्छे से पढ़ाई में दिमाग लगा पाएँगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ है कि लास्ट में इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, कि आप कितने पानी में हैं असल में। कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमने पढ़ लिया यार, हमें तो सब आता है, या फिर जैसे जो रिपीटर्स होते हैं, ये उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा, रिपीटर्स बच्चे जो होते हैं, उनके साथ क्या होता है, पहले पढ़ा हुआ होता है, उन्हें लगता है अरे सब आता है, सब आता है। जब पेपर में नए क्वेश्चंस दिखते हैं, नए पैटर्न पे क्वेश्चंस दिखते हैं, फिर सिट्टी-बिट्टी गुल हो जाती है। तो भैया ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, कि आपको वाक़ई में कितना आता है, आपको सच में नॉलेज है भी कि नहीं उतनी, या आप कितने पानी में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सो ये एक मैंने 5 या 6 पॉइंट्स आपसे बात करी, ये प्रॉपर गाइडेंस है। इसको आप स्ट्रैटेजी मान लीजिए, इसको आप गाइडेंस मानिए, जो मानना है मानिए, बट यही एक स्ट्रैटेजी है भैया, पढ़ना है, टाइम मैनेज करना है, बस यही स्ट्रैटेजी है। बाकी अगर आपको लगता है कि मतलब मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, नो ऑफेंस फॉर दिस, कि
आपको लग रहा है कि भाई मैं तो वो जो 1-1 घंटे की बोर्ड पे लिख-लिख के बताते हैं स्ट्रैटेजी ये टॉपिक्स पढ़ लो। इस हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपका निकलेगा तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। 1 साल है, वेस्ट कर लीजिए अगर आपका पास एज है तो, करके देख लीजिए वेस्ट। बट यकीन मानिए आपको खुद से ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। केवल एक गाइडेंस पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं किसी के। जैसे जो मैंने आपको गाइडेंस दी, इन पॉइंट्स को तो आप फॉलो करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बट हाँ, किसी और के बताए हुए टॉपिक्स, किसी और के बताए हुए मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट से आपको लग रहा है कि आपका निकल जाएगा, तो मे भी निकल भी सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये मेरा खुद का देखा हुआ है, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मैंने बच्चों को देखा है जो भाई साहब किसी कई टॉपर्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कुछ दिन इस पर स्टिक रहते हैं, उसके बाद फिर एक और नई स्ट्रेटेजी लगा लेते हैं, फिर एक और नई स्ट्रेटेजी, और सारा खेल यूँ स्ट्रेटेजी में निकल जाता है टाइम वगैरह, और फिर वक्त उनके साथ खेल जाता है। हकीकत ही है, अगर आप वक्त को लाइटली ले लेंगे, टाइम को लाइटली लेंगे, तो टाइम आपके साथ खेलेगा ही खेलेगा। तो इन दी एंड ये बस एंड करूँगा इस वीडियो का कि पढ़ते रहिए। देखिए पढ़ते रहेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, तो भी आपको अच्छा फ़ील होगा, और अच्छा फ़ील होगा तो आपको मन लगेगा पढ़ने में। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो बस यही है कि भाई पढ़ो, केवल झोंक दो सारा पढ़ने में दिमाग, ठीक है। टाइम फालतू है उसको भी पढ़ने में लगा दो, रेस्ट करना है रेस्ट करो, लेकिन पढ़ो बस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की बातें करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो शायद ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, 2x पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कैन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।